आपका लास्ट का जो जेंटलमैन डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन था, उसका एक क्वेश्चन मैंने दिया था, व्हाट डज द जेंटलमैन थिंक अबाउट पेन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। उसमें वहां पर ऑलरेडी एक चीज गिवन थी, ठीक है। पैसेज में बताया गया था कि जो जेंटलमैन होता है वो पेन से लड़ता नहीं है, ही सरेंडर्स टू द पेन, ठीक है, वो सरेंडर कर देता है पेन को खुद को। एंड व्हाई डज ही डू दैट? बिकॉज पेन एंड डेथ आर द टू इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जो चीज रोकी नहीं जाती है, ठीक है, या फिर जो चीज को होने से आप उसके होने ना होने से आप वहां पर कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां पर आपके करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है उस चीज पर। आप यहाँ पर कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, कितना भी बुरे इंसान क्यों ना हो, हर एक इंसान को यहाँ पर पेन और डेथ, ये दो चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। एंड दिस इज द नॉलेज दैट द जेंटलमैन हैज, ठीक है। जेंटलमैन के पास ये नॉलेज है और इस नॉलेज को उसने एक्नॉलेज कर लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो पेन को खुद को सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो यू कैन राइट दैट एग्जैक्टली इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा था पैसेज में, उसको वर्ड्स लेकर खुद से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप उसको समझा सकते हैं। एनी मोर डाउट? संतोष, डिड यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन या और एक्सप्लेन कर Yes, ma'am. हो जाएगा मैम। समझ गए, चलिए। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन जो किसी को अगर डाउट है तो? बाकी किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? चलिए, if you don't have any doubt, if you have any doubt you can just write it in the chat box itself, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट कर रही हूँ। इट इज एन आर्टिकल ऑफ स्टडीज, जो है ये एक आर्टिकल है जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा है 1625 में। 1625 में उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा था ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज यानी कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है अबाउट द स्टडीज, ठीक है। जो पढ़ाई होती है, जो नॉलेज गेन करने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान की लाइफ के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, so let's start here, and if you have any doubt regarding the last chapter, just write it here in the chat box so that I know what questions you are asking and I will explain it. अगर नहीं है doubt तो I will be explaining this here, और यहाँ के बाद फिर इसमें भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बस हैंड रेज कर लीजिएगा and you can ask me the doubt that I am explaining here. So लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फ्रांसिस बेकन के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो मैं आपको पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगी। ये पीडीएफ जो मैं भेजूंगी उसके साथ में आपको फ्रांसिस बेकन के बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उन्होंने ये आर्टिकल कब लिखा ये तो आपको पता ही है, 1625 में। उनका डेट ऑफ बर्थ, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, आई कैन प्रोवाइड यू विद इन थ्रू द पीडीएफ, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऐसे एग्जैक्टली हियर। जेंटलमैन्स रिलीजन, जेंटलमैन्स रिलीजन यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट ही थिंक्स ऑफ द रिलीजन, ठीक है। वो डेफिनेशन वहां पर दी गई थी। इट वाज एक्सप्लेन्ड व्हाट द जेंटलमैन थॉट अबाउट डिफरेंट रिलीजन। ही रिस्पेक्टेड ऑल द पीपल हु आर फॉलोइंग सर्टेन रिलीजन and the acts that were performed, जो religious acts perform किए जाते थे जो कि दूसरों की हेल्प करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एनीथिंग दैट आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ माई रिलीजन, लेकिन उससे किसी और लोग को यहाँ पर फायदा हो रहा है, किसी और लोग को यहाँ पर हेल्प मिल रही है, तो एक जेंटलमैन मेरा यहाँ पर सपोर्ट करेगा, ना ही वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, वो मुझे सपोर्ट भी करेगा, वो इस काम में मेरी मदद भी करेगा, ठीक है। जो काम मैं यहाँ पर रिलीजियस एक्ट के तौर पे कर रही हूँ जो कि किसी और के लिए बेनिफिशियरी है, वो उसमें हेल्प भी करेगा। तो यहाँ पर ये भी चीज लिखी थी कि जेंटलमैन का जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर वो किसी रिलीजियस एक्ट में अगर बिलीव नहीं करता है तो उसका कोई गॉड नहीं है। ही ऑल्सो हैज अ रिलीजन एंड ही हैज द रिलीजन ऑफ व्हाट? religion of basic, sorry, religion of the
सेंटिमेंट एंड द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। रीजनिंग और सेंटिमेंट से मिलाकर उसका अपना खुद का एक रिलेशन बनता है, ठीक है। एंड व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज ही बिलीव इन डूइंग गुड थिंग्स, ठीक है। अच्छे कर्म करने में वो वहां पर बिलीव करता है, इसके अलावा और कोई वहां पर उसका रिलेशन नहीं है। अंडरस्टूड? Yes. अदर देन डूइंग गुड, उसका रिलेशन इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए उसका रिलेशन अगर आपको बोलना है तो उसका रिलेशन यही है, इट इज फॉर्म्ड बाय सेंटिमेंट एंड लॉजिस्टिक्स एंड ही बिलीव्स इन डूइंग गुड and that itself represents the basis of Christianity. If you can include that, वो भी वहां पर लिखा हुआ था तो आप include कर सकते हैं आंसर में। All right. So any other doubt related, any questions that I have discussed in the previous chapter? All right. अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप क्लास में ही पूछ लिया करो, ठीक है, या बाद में भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास के लिए रख लिया करो। हम नेक्स्ट क्लास यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अभी यहाँ पे सिंस वी हैव नो फर्दर डाउट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। ये 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल है जो उन्होंने लिखा था अबाउट टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी इन एवरीवन्स लाइफ। ऑलराइट, ओके। सो स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये चीज हमने पढ़ी थी। स्टडीज सर्व का मतलब स्टडीज का क्या पर्पस होता है, क्यों हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्यों हमें कहीं किसी भी जगह पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है। फॉर डिलाइट, ठीक है, यानी कि किसी स्टूडेंट को या कोई ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जिनको अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है, नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, तो दे बिलीव इन दैट पर्टिकुलर बेसिस। उनका वो बिलीफ रहता है कि वो नई नई चीजें उन्हें सीखने की जरूरत है, या फिर हो सकता है कि फर्दर फ्यूचर में उन्हें इनमें से कुछ भी काम आए, तो वो क्या करते हैं, वो मजे के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब होता है सजावट वाली कोई चीज, ठीक है। तो सजावट वाली कोई चीज स्टडी से कैसे रिलेटेड हो सकती है? इट इज फॉर दोज पीपल हु आर स्टडिंग फॉर बेसिकली ओनली द डिग्री, मतलब उन्हें यहाँ पर सिर्फ डिग्री दिखानी है कि वी हैव कंप्लीटेड सच एंड सच हायर स्टडीज, एंड उसमें उन्होंने क्या पढ़ा इससे उनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दे माइट हैव स्टडीड not even the first chapter of any of the subject, but still they had the classification, or you can say the certificate, to show that they have completed this particular course. तो वो ornament purpose के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ये पढ़ाई की है, ठीक है। लास्ट वन इज फॉर एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, कुछ स्किल सेट्स डेवलप करने के लिए यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो भी मैनेजमेंट क्लासेस ले रहे हैं वो सभी आपके फ्यूचर पर्पस में, आपके जॉब के लिए, वो सारे स्किल्स जो आपने यहाँ पर सीखे हैं वो आपके जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा, आप उससे जॉब ले सकते हैं, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपके अलग अलग एबिलिटीज डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे, कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे, मार्केट स्टडी कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपके एबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करती है। तो इस चीज के लिए भी आप स्टडी करते हैं। सो देयर आर 3 पर्पस दैट द स्टडी सर्व, दैट इज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इन द फर्दर पैराग्राफ, ठीक है। Their chief use of for delight is in privateness and retiring. For ornament, it is in discourse, and for ability, it is in the judgment and disposition of business. इनका चीफ पर्पस, यानी कि अगर ये पर्पस हम चूज करते हैं पढ़ने के लिए तो उनका क्या रीजन होता है, क्यों ऐसा हम चूज करते हैं। डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरमेंट, ठीक है। डिलाइट यानी कि आप अपनी जो भी यहाँ पर स्टडीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइवेटनेस का मतलब होता है कि आप यहाँ पर जो भी अम्यूजमेंट आपको होता है, यानी कि पर्सनल लर्निंग अगर आपको करनी है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए या फिर मजे के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो आपका पर्सनल डिलाइट है, ठीक है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं अपने मजे के लिए तो किसी और को भी उसी तरह
मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। जरूरी नहीं है, ये आपका पर्सनल हैबिट है कि आपको यहाँ पर सीखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए आप यहाँ पर एक एज अ हॉबी इसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये आपका प्राइवेटनेस है, यानी कि ये आपका प्राइवेट थॉट्स हैं, ठीक है। और आप ये सोचते हैं कि इसे पढ़ने के बाद हो सकता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमारे यूजफुल रहेगा। दैट्स द रेफरेंस ऑफ रिटायरिंग, ठीक है। रिटायरिंग मीन्स यहाँ पर फ्यूचर में हमारे लिए यूजफुल रहेगा कहीं ना कहीं। These are for those people who think that studying anything would be useful in their any time, ठीक है। मतलब कोई भी पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती है, ये आपने सुना होगा। तो ऐसे लोग होते हैं जो डिलाइट के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फॉर ऑर्नामेंट पर्पस अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स यानी कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर मेन एजेंडा नहीं है। अगर आप ऑर्नामेंटल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है लाइफ में, आपको क्या करना है ये आपको पता ही नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर डिग्री। हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है नहीं हेल्पफुल हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है इस कोर्स से, ठीक है। आपका कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम नहीं है जो आप फॉलो कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे। कोई यहाँ पर मेन पर्पस नहीं है आपके लाइफ का, इस वजह से यहाँ पर आपका जो स्टडीज है दैट इज फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एबिलिटीज। अगर आप एबिलिटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इट इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ योर बिजनेस। यानी कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस डज नॉट मीन ओनली entrepreneurs or your own business. Business is something that you are getting profit from, ठीक है, जिससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। It might be any job that you are applying, it might be any position you might be working, आपको वहां पर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट मिल रहा है, then it is called business here, ठीक है। यहाँ पर आपका मैनेजमेंट वाला नहीं, यहाँ पर आपका इमोशनल कनेक्शन है आपका बिजनेस का, that is something that you get something from। आपने इनपुट दिया, आपने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस कोर्स से, और इससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला। दैट इज द रियलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर एबिलिटी यानी पोजीशन, ठीक है। बिजनेस में आपका जजमेंट इंक्रीज करने के लिए, यानी कि आप कैसे अपने लाइफ में प्रॉफिटेबल डील आप कर सकें, ठीक है। जो भी अग्रीमेंट्स आप करेंगे अपने लाइफ में वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। और आपको कहीं भी अगर मान लीजिए कि कहीं कोई नुकसान होता है, कहीं भी कोई लॉस होता है, तो उसे किस तरह अपने फायदे में बदला जाए, ठीक है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, इस चीज के लिए आप जब एबिलिटी चूज करते हैं, जब आप एबिलिटी के लिए पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं। हाउ टू बी जजमेंटल। जजमेंटल मीन्स कि आप कैसे सोच समझ के कोई यहाँ पर डिसीजन ले और अपने नुकसान को किस तरह फायदे में बदले, या फिर जो भी वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे ओवरकम करें, ठीक है। फॉर एक्सपर्ट men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned, ठीक है। इसका मतलब कि जो men हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट यानी कि कोई भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, कुछ भी आपके दिमाग में है कि ये हमें करना है, तो उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करना होता है। ओके, मेकिंग प्लान्स डज नॉट मीन दैट इट इज प्रॉफिटेबल। आपको प्लान्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, आपको वो करके दिखाना होता है। तो एक्सपर्ट है वो मैन तो कर लेगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन एक्सपर्ट है काम निकालने में या काम अपना प्रॉफिटेबल बनाने में, तो वो तो एग्जीक्यूट कर लेगा। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर्स आप जज करेंगे, यानी कि ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, इधर उधर वन बाय वन हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। बट जनरल काउंसिल एंड द प्लॉट ऑफ मार्शलिंग अफेयर्स कम बेस्ट फॉर दोज दैट आर लर्न। यानी कि आपका जो जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल इन द सेंस कि आपका एक जनरल जो रूटीन है लाइफ में, एक जनरल सेटिस्फैक्शन जो है आपका लाइफ में, आपने क्या क्या चीजें हासिल की, आपके सारी चीजें, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स या फिर प्लॉटिंग एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब आपके जितने भी यहाँ पर एजेंडाज हैं या जितने भी एस्पेक्ट हैं आपके लाइफ में, रिलेशनशिप से लेकर, फैमिली से लेकर, आपका बिजनेस,
या फिर आपका जॉब, या फिर आपका प्रॉफिट, या फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट एंड ऑल, ये सारी चीजें आपके अफेयर्स हैं। और इनके ये सारी चीजें तभी बेस्ट हो सकती हैं, या फिर ये सारी चीजें आपकी तभी आप बेस्ट कर सकते हो, नियर टू बेस्ट कर सकते हो, जब आप एक लर्न पर्सन हो। यानी कि आप अगर यहाँ पर एक्सपर्टीज हो किसी चीज में, मान लीजिए आपने यहाँ पर बहुत सारी, देखिए दो तरह होते हैं आपको लर्निंग करने के। पहला एक होता है कि आप उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करें, उसके बाद उस काम करें। दूसरा होता है जो अपनी गलती से सीखता है। मान लीजिए कि बहुत सारे बिजनेस में, आप तो जानते ही हैं, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी बिजनेस क्लासेस नहीं ली होंगी, शायद जिन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है, उसके बावजूद बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनका लर्न करने का तरीका है कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक एक करके अपनी जो गलतियां हैं उन्होंने उनसे जो सीख ली है उससे एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। ठीक है, उनका जो अफेयर्स है वो उनको सही किस तरह से करते हैं, अपनी गलतियों से सीख कर। लेकिन आप यहाँ पर अगर समझदार हैं तो आप यहाँ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप जो गलती उन्होंने की है उसके बारे में आप यहाँ पर लर्न कर रहे हैं कि इस पर्सन ने ये गलती की थी, इसीलिए इसका बिजनेस में इतना नुकसान हुआ, उसके बाद इन्होंने ये स्टेप्स लिए, इसीलिए इनका प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजें आप यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हो, और उसके बाद जाके जब इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करोगे अपनी लाइफ में, मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू थिंग वुड कम टू यू व्हेन यू आर अ लर्न पर्सन। ठीक है, alright, next is to spend too much time in studies is sloth, and to use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. यहाँ पर क्या कह रहा है राइटर, यहाँ पर कहना चाह रहा है, ठीक है, बेकिन कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत सारा टाइम स्टडीज में ही वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी ने बैचलर्स डिग्री ली, फिर उसके बाद मास्टर्स भी ली, फिर उसके बाद पीएचडी भी कर ली, फिर उसके बाद जाके वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उसके पास सही इंफॉर्मेशन रहेगी, अगर वो सही इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकता है, तो उसके लिए बैचलर्स डिग्री काफी है। उसने बेसिक नॉलेज ले ली, उसके बाद उसने अपना बिजनेस ज्वाइन किया, या फिर यहाँ पर जो भी जॉब कर रहा है उससे नॉलेज लेते लेते उसने आगे बढ़ा। तो जितने में जो पर्सन पीएचडी तक कंप्लीट करेगा अपनी स्टडीज, उतने में वो पर्सन आराम से वहां पर हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल पोजीशन पे चला जाएगा, राइट। तो यू डू नॉट हैव टू वेस्ट ऑल योर टाइम इन गेटिंग नॉलेज ओनली, ठीक है, और सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस नाम के लिए डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद आपने कुछ भी वहां पर पढ़ा नहीं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हैं, नॉलेज गेन किए जा रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड जजमेंट ओनली ऑन देयर रूल्स, मतलब सिर्फ रूल्स के बेसिस आप यहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं। यानी कि आपने अगर पढ़ लिया, मान लीजिए कि मार्केट की कोई स्ट्रैटेजी आपने पढ़ी यहाँ पर, ठीक है, जो आप यहाँ पर स्टडीज कर रहे हैं, और उस चीज के बेस ही आपने कोई डिसीजन, मतलब जो चीज पढ़ी है उसी के बेस आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने ये चीज पढ़ी थी और यही यहाँ पर यही होना ही चाहिए, बट आपने मार्केट स्टडी नहीं किया, तो ये चीज आपके लिए गलत होगी। और अगर आपने सिर्फ मार्केट स्टडी बेस्ड ही यहाँ पर डिसीजन लिया, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा है जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनसे भी ज्यादा बेस्ट डिसीजन या उनसे ज्यादा अच्छे डिसीजन वो लोग लेते हैं जो यहाँ पर फ्रेशली इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनके पास कुछ बेसिक एक्सपीरियंस भी है और कुछ बेसिक नॉलेज भी है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों चीजें मिलाकर आप यहाँ पर बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट अगर हम सिर्फ एक साइडेड लेंगे, यानी कि सिर्फ स्टडीज के बेस पे ले या सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे ले, तो ये एक ह्यूमर है। ह्यूमर मतलब मजाक है एक स्कॉलर के लिए, ठीक है। स्कॉलर वो होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है या वो बहुत ही समझदार होते हैं, उनको हम स्कॉलर कहते हैं। तो एक स्कॉलर के लिए सिर्फ एक पोजीशन पे रहना, ठीक है, सिर्फ एजुकेटेड रहना या सिर्फ एक्सपीरियंस रहना, इस दोनों में से किसी एक को चूज करना एज अ जोक है, ठीक है। आप दोनों को मिला के यहाँ पर तब परफेक्ट ब्लेंड बना सकते हैं, ठीक है। Yes, they perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need burning by study and
studies themselves do give forth direction too much at large, except they by bounded in by experience. यानी कि perfect blend जो जैसे कि मैंने बताया कि perfect nature यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर नेचर आपको कहा जा रहा है, आपके पास अगर कोई नेचुरल एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो नेचुरली बहुत ही अच्छे हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो इसका मतलब वो एक्चुअली में उस स्पोर्ट्स का कुछ आप कह सकते हैं नेचुरल एबिलिटीज लेके वो पैदा हुए हैं, ठीक है, उनके पास वो नेचुरल एबिलिटी हमेशा से ही रही है, जेनेटिकली नहीं कह सकते क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने उनमें पास ऑन की होगी, बट दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक दे वर बॉर्न विद, और उसके साथ आपने अगर एक्सपीरियंस मिला दिया यानी कि कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक एक्सपीरियंस, ठीक है, एक नेचुरल प्लांट की तरह होता है जो अपने आप उगता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही थोड़ा बहुत, जैसे कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बचपन से ही प्रॉफिट निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और उनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी मिल गया, ठीक है, उन्होंने किसी अपने रिलेटिव के दुकान पे काम किया हो या फिर छोटा मोटा उनका कोई बिजनेस है उसमें हाथ बटाया, और उसको अगर आप नर्चर कर देते हैं स्टडीज के साथ, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक अच्छा प्लांट जो है, ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्रॉप है जो रेनी सीजन में ही बहुत अच्छे से उगता है, और उस प्लांट को आपने एक स्ट्रॉन्ग सीड को आपने एक अच्छे सॉइल में लगा दिया, ठीक है, और बारिश के टाइम में लगाया, इसका मतलब वो क्रॉप हमेशा अच्छी रहेगी। दैट इज व्हाट इज कंपेयर्ड हियर कि जिसका बीज स्ट्रॉन्ग है, सीड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसका माइंड शार्प है, उसको आपने एक्सपीरियंस दे दिया, ठीक है, और उसको आपने स्टडीज दे दिया, तब जाके यहाँ पर आपने क्या किया है, परफेक्ट ब्लेंड बना दिया है कि किस तरह यहाँ पर पर्सन जो है सबसे बेहतर डिसीजन ले सकता है। तो वो इसी टाइप के लोग हैं जो क्या करते हैं, जिनका माइंड ऑलरेडी शार्प होता है और हम उनको एक्सपीरियंस और स्टडीज प्रोवाइड करवा देते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर स्टडी देमसेल्व्स टू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू लार्ज एक्सेप्ट दे बाउंडेड बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, जो स्टडीज है वो आपको लार्ज डायरेक्शन दे देती है क्योंकि स्टडीज तो बहुत सारा होता है, ठीक है, अब मान लीजिए स्टडीज वो बच्चा जो है जिसके पास मार्केटिंग का नॉलेज है उसको आप इंजीनियर का स्टडी पढ़ा रहे हैं या मेडिकल का स्टडी पढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको स्टडीज के ब्रांचेस बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस आपको बाउंड कर देता है कि उसके पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का है, तो हम उसे मैनेजमेंट की पढ़ाई कराएंगे और इसके बाद उसका फ्यूचर बेटर रहेगा, ठीक है ना। दिस होल पैराग्राफ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आए, दिस होल पैराग्राफ, इसमें कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आए, बिफोर आई मूव ऑन, एंड जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट से ज्वाइन किए हैं वो मत पूछना, ठीक है, लेट से आप ज्वाइन करोगे तो आई विल नॉट रिपीट गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन। लेट से ज्वाइन किए हैं, यू विल वॉच द वीडियो दैट विल बी अपलोडेड इन द यूट्यूब। जितने चीजें हैं उसमें से अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, आई एम जस्ट गोना टेक योर साइलेंस एज अ नो। समझ गए, चलिए ठीक है, सब समझ गए हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका है क्राफ्टी। यहाँ पर यस, क्राफ्टी मैन कमेंट स्टडी, simple men admire them, wise men use them, for they teach not their own use, but this is a wisdom without them and above them, won by observation. Crafty men यानी कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो स्टडीज को पढ़ते हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल मैन जो होते हैं जिनका हो सकता है दिमाग बहुत तेज नहीं हो या वो इनोवेटिव नहीं है, ठीक है, वो इस सभी स्टडीज को पढ़कर उनको अच्छा लगता है, ठीक है, दे फील गुड व्हेन दे स्टडी ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस न्यू इंफॉर्मेशन दे आर गेनिंग, एंड वाइज मैन जो होते हैं वो उन्हें यूज करते हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा उनको हमेशा लाइफ में वो यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं या फिर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने यूज के लिए भी नहीं करते हैं, वो अपना विजडम जो है, ठीक है,
इस विजिटम के बिना वो कहीं नहीं जा सकते हैं, ना ऊपर जा सकते हैं ना कहीं और नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस स्टडीज को जो वाइज मैन है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और तभी वो यहाँ पर विजिटम ले पाएंगे। विजिटम मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जिसको पता है कि कब कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करनी है, ये जो नॉलेज होता है ये आपको कोई कभी नहीं सिखाता है। आपको मैनेजमेंट के बारे में हर चीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना सारा 1 साल से पढ़ाया जा रहा है, दूसरा साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, आपको मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आप लाइफ में कब करेंगे, ये चीज आप ऑब्जर्व करके ही पता कर पाएंगे, ठीक है। ये विजडम आप में एक्सपीरियंस करने के बाद आएगा, ठीक है। ये जो विजडम है कि कब कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है, कब कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, किसी और के लिए यूजफुल है, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप इसमें एक्सपीरियंस लगाएंगे अपने स्टडीज के साथ। तो ये ऑब्जर्वेशन के साथ ही आप विजडम को जीत सकते हैं, ठीक है। Read not to contradict and conclude, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider, ठीक है। आपको पढ़ना इसलिए नहीं है कि आप कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्क्लूड कर सके। कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्क्लूड मतलब जो चीजें पढ़ी हैं या फिर जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उसके अगेंस्ट खड़ा होकर बोलना। कॉन्ट्रडिक्ट करना की मतलब मैंने अगर कुछ कहा तो आप वहां से कहेंगे कि नहीं मैम ये सही नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं सीखा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये होता है कॉन्ट्रडिक्ट करना। तो आपको यहाँ पढ़ना इसलिए नहीं है कि आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें, इसलिए भी नहीं है कि आप इसको बस बिलीव करके ग्रांटेड यानी लेके बस बैठे हैं इंफॉर्मेशन, जो भी यहाँ पर दी जा रही है इंफॉर्मेशन उसको बस लेके बैठे हुए हैं, एक पूजा की तरह बस उसको थाली में सजा के बैठे हुए हैं। एंड ना ही उसको बात करके उसके कोर्स से, मतलब बात करने से क्या हो रहा है कि आप बस वहां पर एक बात से दूसरी बात, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में लोग बहुत सारे बैठ के बात करते हैं, आपको हर जगह यहाँ पर 4 लोग कहीं भी खड़े हुए मिल जाएंगे, आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे वो लोग, लेकिन उसके बारे में अगर उनको बुरा लगता है तो वो सही करने के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। अगर उनको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इवन इफ दे आर वोटिंग, वो वोट वो किस नजरिए से दे रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट के हिसाब से दे रहे हैं, दूसरे के प्रॉफिट के हिसाब से दे रहे हैं, ये सारी चीजें वो सिर्फ बात करते ही रह जाएंगे। दे आर नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग टू राइट दोज रॉन्ग या फिर टू सपोर्ट द राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए भी आप नहीं पढ़ते हैं। आप किस लिए पढ़ते हैं, ताकि आप वे और कंसिडर कर सके। वे और कंसिडर करना मतलब कि आपने जो चीजें पढ़ी उसको आप ध्यान से समझेंगे कि ये चीज कहाँ पर यूटिलाइज की जा सकती है, ये चीज यूटिलाइज करने से मेरा क्या प्रॉफिट होगा, ये चीज यूटिलाइज करने से कितने लोगों का प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें आपको वे करना है, कंसिडर करना है। वे करना मतलब नापना होता है, तो आपको नापना है कि ये जो पढ़ रहा हूं मैं या ये जो पढ़ रही हूं मैं, ये सारी चीजें मेरे लाइफ में कहाँ पर मुझे यूटिलाइजेशन होगा इसका, और इस चीज का यूटिलाइजेशन सिर्फ मेरे लिए होगा या मैं इसको किसी और के लिए भी हेल्प कर सकती हूँ, किसी और की इस चीज को लेकर। तो आपको किसके लिए नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ग्रांटेड लेने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको वहां पर सिर्फ बातें करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको वे करना है और कंसिडर करना है, इसीलिए आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। Some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in part, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. इसका मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पर, पहली लाइन में जो लिखा है कि कुछ बुक्स जो हैं उन्हें टेस्ट किया जाना चाहिए, कुछ बुक्स जो हैं उनको सीधा निगल जाना चाहिए, और कुछ बुक्स जो हैं उनको अच्छी तरह चबा के डाइजेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको हमें सिर्फ पार्टली पढ़ना चाहिए, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं, जैसे आपका कोई कॉमिक बुक हो गया, ठीक है, आपका कोई नॉवल स्टोरी हो गया, शॉर्ट स्टोरी होगा, इसको हमें पार्शली पढ़ेंगे, ठीक है, इनको क्यूरियसली नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। मतलब बहुत ध्यान से आप, कोई आपने स्टोरी पढ़ी,
ठीक है। तो स्टोरीज आप किस लिए पढ़ते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। अदर देन दैट मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो शौक के लिए स्टोरीज पढ़ता हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप ओनली पार्ट्स में रीड करते हैं या फिर क्यूरियोसिटी के साथ रीड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बुक्स होती हैं, जैसे आपकी कुछ मैनेजमेंट की बुक्स हैं, अगर बहुत कोई स्टूडेंट जो ऐसा है, सिर्फ बुक्स ही नहीं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको एक्चुअल में बिजनेस करना है, तो वो आर्टिकल्स पढ़ता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर सक्सेस पा चुके हैं, जिन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने कैसे वो बिजनेस पाया, उन्होंने कैसे वो बिजनेस खड़ा किया, क्या क्या स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में हुई, ये सारी चीजें भी आप क्या करते हैं, डिलिजेंस और अटेंशन के साथ पढ़ते हैं, पूरी तरह पढ़ते हैं और पूरी तरह समझते हैं, ठीक है। डिलिजेंस यानी कि बहुत ही बारीकी से, ठीक है, एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट निकाल के आपने पढ़ा कि किस तरह कौन सा प्रॉफिट हुआ, उसको कौन सा नुकसान हुआ, कैसे उसने अपने नुकसान को प्रॉफिट में बदला, किन किन लोगों ने उसकी हेल्प की, किस किस लोगों ने उसने हेल्प मांगी, ठीक है। All those things are useful for your the things that are useful for you, you will understand it considering everything that you will be reading there, ठीक है। जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं उस चीज से रिलेटेड, उसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और बारीकी से पढ़ेंगे और पूरी तरह कंप्लीट करेंगे उसे, ठीक है। some books also may be read by deputy and extract made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else distilled books are like common distilled water, flashy things. कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आप रीड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ जैसे पोएम्स या स्टोरीज होती हैं, ठीक है, पुरानी स्टोरीज होती हैं, उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको कैसे पता चलता है? आपने तो वहां पर राइटर ने तो मीनिंग नहीं लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रेड एनी पोएम्स इन द फर्स्ट ईयर, वहां पर पोएम्स का जो मीनिंग होता है, दे आर नेवर एक्सप्लेन्ड बाय द राइटर देमसेल्फ। शेक्सपियर ने कभी भी अपनी कोई पोएम एक्सप्लेन नहीं की, कोई भी ड्रामा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। हाउ डू यू नो व्हाट द राइटर इज गोइंग टू मीन बाय दैट, ठीक है। दे आर रेड बाय अदर्स, ठीक है। जो बाकी के उनके स्टूडेंट्स हैं, जो लिटरेचर के फॉलोअर्स हैं, उनसे जो भी वहां पर एक्सट्रैक्शन मिला, यानी कि उन्होंने जो वहां पर समझा, उसके अकॉर्डिंग जो क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, द पीपल हु आर रीडिंग एंड गिविंग देयर रिव्यूज, ठीक है, उन लोगों का वो काम होता है दैट दे विल बी रीडिंग ऑल द थिंग्स, दे विल बी giving their views on all of the new published books or stories or anything or poems and all. उनका वो रिव्यू रहता है, उनका वो काम ही रहता है। एंड दे डू दोज थिंग्स दैट इफ यू आर स्टडिंग दोज थिंग्स, अगर आप किसी और का समझाया हुआ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो आपके सिर्फ आर्ग्यूमेंट पर्पस से है, लेस इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और वो बुक्स जो होती हैं, डिस्टिल बुक्स होती हैं, डिस्टिल पानी की तरह, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है। फ्लैशी थिंग्स मतलब सिर्फ वो पानी दिख रहा है साफ, ठीक है, लेकिन वो उसमें कुछ भी वहां पर, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि इफ यू मिक्स, जैसे आपने यहाँ पर साइंस के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर हैं कोई, नहीं तो आपने कम से कम 10th 9th में तो पढ़ा ही होगा। इफ यू मिक्स HCl विद डिस्टिल वाटर, तो क्या होता है, HCl का स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है। So that is exactly what the distilled books are going to do. Your own opinions are going to be overpowered by those people who are writing the meaner sort of books, ठीक है। जो उन्होंने एक्सट्रैक्शन निकाला, ठीक है, उसको अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, तो आपका अपना जो माइंड है वो कमजोर होते जा रहा है, क्योंकि आपका अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। That's why distilled books are not for those purpose or for learning purpose, ठीक है। Reading makes a full man, Constance a ready man and write an extract man, ठीक है। रीडिंग जो है वो एक फुल मैन बनाता है, यानी कि आपको एक अच्छा इंसान पूरा बनाने में रीडिंग हेल्प करता है। उसको अगर आप समझते हैं तो आप एक तैयार पर्सन है। तैयार पर्सन मतलब आप रेडी हैं किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की, क्योंकि आपने रीडिंग कर रखी है हर एक चीज की, ठीक है। आपके अंदर वहां पर
मेक इट का मतलब होता है, मेक इट इज एन ओल्ड वर्ड, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश, जो दी दाई दो वाला जो इंग्लिश है, उससे मेक इट मतलब बनाना ही होता है, मेक ही होता है, इट इज जस्ट एन ओल्ड लैंग्वेज दैट वी यूज। तो मेक इट का मतलब होता है कि रीडिंग आपको एक अच्छा इंसान बनाता है जिसके पास फुल नॉलेज है, ठीक है, फुल मैन मतलब जिसके पास फुल नॉलेज है, कॉन्फ्रेंस मेकर रेडी मैन, उसको समझने में या आपने डिस्कशन किया जो भी उसको समझकर किया उस बुक के बाद, उसके बाद आपने वहां पर आप तैयार हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है। एंड राइटिंग एंड एक्सट्रैक्टमेंट, अगर आप राइटिंग करते हैं तो आप एक एग्जैक्ट मैन बन जाता है, यानी कि आपका जो ओपिनियन है वो एकदम क्लियर आपके सामने आ जाता है कि इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करेंगे। एग्जैक्ट मैन का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, एग्जैक्ट मैन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज you have already read and you are already ready to take anything that the life is going to give you, ठीक है ना। यहाँ इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, नहीं डाउट है, then let's move ahead with it. Let me just scroll it down. यस, कुछ बच्चे यहाँ पर नो मैम तो बोल देते हैं, बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि किसी ने नो मैम बोल दिया तो आप भी चुपचाप बैठ गए वहां पर, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट राइट अ टेक्स्ट chat here that this particular thing I'm not able to understand, or just raise your hand, ठीक है। just because one person is saying yes, जरूरी नहीं है कि आपको भी समझ आ जाना चाहिए, डाउट है तो पूछ लो, यहाँ नहीं पूछोगे तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। Now we have read this line. Yes. Next, यहाँ पर हम start करते हैं. Let me just scroll more down. Yes, and therefore, if a man write little, he had need a he need have a great memory. If he confer little, he need have a present wit, and if he read little, he need have much cunning to seem to know that he does not. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन के पास, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो लिखता कम है, तो उसका मतलब है कि उसका मेमोरी, याददाश्त बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लिखेगा नहीं इसके मतलब वो भूल जाएगा, राइट। आप नोट्स क्यों बनाते हैं? ताकि आप बाद में भूल ना जाए, राइट। तो यहाँ पर आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए कि आपको जो भी क्लासेस में पढ़ाया गया वो सब चीज याद हो, तभी आप यहाँ पर कम लिखेंगे। अगर कोई कॉन्फर लिटिल कर रहा है, यानी कि समझ कम रहा है, या फिर मतलब डिस्कशन कम कर रहा है, या फिर उसको वाद विवाद उसके ऊपर बहुत कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास प्रेजेंट विथ होना चाहिए। विथ का मतलब होता है कि आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अगर अचानक से मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप एग्जाम देने गए और अचानक से यहाँ पर कोई ऐसा चीज हुआ, ट्रैफिक हो गया, या कोई भी ऐसा बहुत बड़ा सिचुएशन हुआ जो आपके हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना, और 10 मिनट बाद वो रिजॉल्व हो गया और उसके बाद फिर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। उस 10 मिनट में आपके अंदर जो यहाँ पर नर्वसनेस आया, आपके अंदर जो फियर आया, आपके अंदर जो भी इमोशंस आए, वो सारी चीजें आपको डगमगानी नहीं चाहिए आपके मेन ऑब्जेक्टिव से। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एग्जाम देना है। अगर मान लो कि वहां पर अचानक से कोई इंफॉर्मेशन आ गया कि यहाँ पर बॉम्ब रखा हुआ है, गलत इंफॉर्मेशन होगी, फिर भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि बॉम्ब रखा हुआ है, तो यहाँ पर पुलिस आई, 10 मिनट पूरा चेकआउट किया पूरे बिल्डिंग को, और उनको कुछ भी नहीं मिला। अब कुछ भी नहीं मिला तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है आप एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब उस 10 मिनट में तो आप कितना डर गए होगे कि अरे बॉम्ब बॉम्ब है, मर वर जाते हैं, वो क्या हो जाता। वो सारी चीजें आपके मेन ऑब्जेक्टिव से आपको भटकाएंगी नहीं। या फिर मान लीजिए कि अचानक से आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, आपने मान लीजिए कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, अचानक से उस स्टॉक का मार्केट वैल्यू गिर गया, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गिरेगा, किसी ने नहीं किया था कि गिरेगा, फिर भी गिर गया। तो उसके बाद आपके पास उतना टाइम नहीं होगा रिकवर करने का, आप तुरंत कुछ ना कुछ वहां पर अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो लॉस हुआ है उसको आप किस तरह प्रॉफिट में बदले। यानी कि
तुरंत जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आप एकदम प्रॉब्लम आते ही आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि या तो आप उस प्रॉब्लम को डाइवर्ट कर दें या फिर उसका सोल्यूशन निकाल दें। ठीक है, विट का मतलब यही होता है। तो अगर आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं यानी कि आप वहां पर अच्छे से समझ नहीं रहे हैं जो चीजें आपने पढ़ी हैं, तो आपके पास विट अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आप वहां पर किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं कभी भी। इफ ही रीड्स लिटिल, अगर जो पर्सन है वो पढ़ता कम है तो इसका मतलब उसके पास कनिंग होना चाहिए, यानी कि उसका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब उससे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं है मतलब वो पूरा ही डॉट नॉट ही डज नॉट। ठीक है, डॉट मतलब डज होता है, तो इट टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर आप सिर्फ दिखा रहे हो, सीम मतलब दिखावा करना या दिखाना, तो अगर आप सिर्फ दिखा रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पता है लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, अगर आप रीड नहीं करते हो, अगर आप उसको समझते नहीं हो और अगर आप लिखते नहीं हो यानी कि नोट्स नहीं बनाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं लेकिन आप समझदार है नहीं। ठीक है, histories make men wise, poets witty, the mathematicians subtle, natural philosophy deep, and moral grave, logic and rhetorical able to content। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री जो है, ठीक है, वो लोगों को वाइज बनाता है। ठीक है, जो आम लोग हैं, ठीक है, उन लोग को होता है कि इस तरह का अगर हिस्ट्री में ऐसा सिचुएशन कोई आया है तो हम किस तरह उसको किस तरह उसको सोल्यूशन निकालेंगे, किस तरह हम वहां पर हेल्प कर सकते हैं अपनी दूसरों की, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ये समझदारी आप में आ जाती है। ठीक है, पोएट्स जो होते हैं, यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोफेशन को अलग कर दिया गया है। ठीक है, मेन मतलब जिनका इन सारे प्रोफेशन जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इनसे कोई रिलेशन नहीं है, उन सभी को वो हिस्ट्री वाइज बनाता है यानी समझदार बनाता है। पोएट को विटी बना देता है। विटी का मतलब क्या होता है, विटी का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी? विटी का मतलब होता है व्हेन यू हैव व्हेन यू आर शोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइक, मतलब आप अलग अलग इनोवेटिव तरीके से अपनी बात जब रखते हैं, ठीक है, और अलग अलग स्टाइल से आप अपनी बात, जैसे सार्केज्म करना, सार्केज्म का मतलब मैंने समझा, आपके जोक पे कोई हंसेगा नहीं, मतलब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई रेड कलर का शर्ट पैंट पहन के कोई लड़का आया, ठीक है, और आपको बहुत ही खराब लग रहा है, ठीक है, और उसने आपसे पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत खराब लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको? अरे भाई साहब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये जो टोन है ये आपका सार्केस्टिक टोन है, आपने उसको सार्केज्म यानी कि आपने इनडायरेक्टली उसे ये बताया कि आपको वो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है जैसे उसने ड्रेस किया है। ठीक है, तो विथी का मतलब होता है कि अलग अलग इनोवेटिव तरीके से आप जब बताते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो पोएट को हिस्ट्री क्या करता है, विटी बना देता है। विटी यानी कि जो जो लोग यहाँ पर, जो लोग अपने जो भी इमोशंस वो फील कर रहे हैं उन सभी को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। और मैथमेटिशियंस को सबटल, सबटल मतलब कि बहुत सोच समझ के कोई काम करना, सबटल मतलब एक तरह से शांत होता है, दबा दबा सा होता है। ठीक है, तो मैथमेटिशियन को सबटल बना देने का मतलब है कि उनको जहां जरूरत होगी वहीं पर वो अपना काम करेंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। दैट मीन्स दे आर बेसिकली this is a very you can say this is basically एक बेसिक नोशन बन गया है कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं या नंबर्स के साथ जो बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं वो लाइफ से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, वो फन नहीं करते हैं, वो मजे नहीं करते हैं, या फिर उनको कोई अच्छा चीज करना नहीं आता है, एंजॉय करना नहीं आता है उन्हें। ठीक है, तो ये एक तरह का नोशन है भी, और ये एक्चुअल रीजन है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद लॉजिस्टिक एंड रीजनिंग ऑन एवरीडे लाइफ, आप हर एक चीज का रीजनिंग नहीं निकाल सकते हो, एंड दैट्स व्हाट मेक देम लाइक सबटल पर्सन। ठीक है, वो चीज जो हर एक चीज में लॉजिक खोजता है वो पर्सन सबटल हो जाता है, वो पर्सन मैथमेटिशियंस को कहा गया है कि हिस्ट्री जो है
मैथमेटिशियंस को वैसा पर्सन बना देता है जो हर जगह लॉजिक और रीजनिंग खोजता है, वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा, या वो एंजॉय अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, वो लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, ठीक है। नेचुरल फिलोसफी डीप मॉरल ग्रेस लॉजिक रिटोरिकल एबल टू कंडेम, ठीक है। नेचुरल फिलोसफी जो है, ठीक है, वो गहराई से मॉरल ग्रेस मतलब गहराई से वो फिलोसफी निकल के आती है, मतलब इतनी गहरी कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना सा लिखा था, एक लाइन लिखा था और उसका इतना गहरा मीनिंग। दैट इज द व्हाट हिस्ट्री डज टू फिलोसोफर्स, ठीक है। मॉरल ग्रेव यानी कि बहुत से इतना मतलब छोटी सी कहानी के तौर पर या कोई मजाक के तौर पर वो इतनी बड़ी बड़ी बात कह जाएंगे जो आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। लॉजिकल और रिटोरिकल का मतलब होता है जो समझने के लिए होता है। जैसे अगर रिटोरिकल क्वेश्चन की बात करें तो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है जिसमें सही और गलत आंसर कोई नहीं होता, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि एक पर्सन आया आपसे मिलने के लिए, तो उसका आपके बारे में क्या ओपिनियन है, तो उस पर्सन से किस तरह आपका इंटरेक्शन हुआ ये डिपेंड करता है कि आपका ओपिनियन क्या है और आप किस तरह सोचते हैं उस पर्सन के बारे में। तो ये सारी चीजें रिटोरिकल होती हैं जिसका कोई सही गलत आंसर नहीं होता। लॉजिकल मतलब एक ही, लॉजिकल या रिटोरिकल दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट है। लॉजिकल मतलब कि एक ही तरीका है आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या जितने भी रीजन है, मतलब एक प्रॉब्लम है इसको 4-5 तरीके से या 1000 तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसका एक स्टेप्स होता है जिसको आप वो स्टेप्स फॉलो करके उन सभी तरीकों का, जितना मान लीजिए 500 वेज हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो उन सभी 500 वेज में स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जो आप फॉलो करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। रिटोरिकल यानी कि आप जो भी ओपिनियन है, जो भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, वो प्योरली बेस्ड होता है कि आप किस तरीके से आंसर करना चाहते हो। कोई स्टेप्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर वेज यू लाइक, यू जस्ट डोंट लाइक इट, ठीक है। इस तरह का रिटोरिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको कंडेंस का मतलब होता है कि जो कुछ अचीव करने में स्ट्रगल आप करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें लॉजिकल और रिटोरिकल चीजें आप यूज करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है। एबल टू कंडेंस मतलब कि आपको हेल्प करता है कि आप स्ट्रगल ना करें, या स्ट्रगल जो है आपका किसी चीज से, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने में, वो स्ट्रगल आप फेस कर पाए, वो स्ट्रगल आप फॉलो करके अच्छे से निकल पाए उससे, ठीक है। Now, there is a saying here, Abens Cedia in More, studies pass into an influence manners, ठीक है। मतलब जो स्टडीज, जो पढ़ाई आपने की है वो आप किसी और को पढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ पढ़ाई की है तो मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपना स्टडीज जो है वो पास ऑन कर रही हूँ। इन्फ्लुएंस जो है वो, मैनर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। मतलब मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, मेरा जो तरीका है आपको हैंडल करने का, मेरा जो बिहेवियर है आपके प्रति, ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करेंगी कि आप उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव करें या किसी और के साथ बिहेव करें। तो स्टडीज जो है वो आप पास करते हैं, ठीक है। मैंने जो एजुकेशन पाई है उस एजुकेशन को मैं यहाँ पर पास ऑन कर रही हूँ, बट मेरे जो मैनर्स हैं उससे मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, ठीक है। Nay, there is no taunt and impedance in the which by may be brought or brought out by fit studies like a disease of the body may have appropriate exercise. इसका मतलब कि आपके विच के लिए, यानी कि आपके दिमाग के लिए, अगर आपको माइंड शार्प करना है, ठीक है, तो वो आपके लिए स्टडीज जो है उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। अगर आपका जो विच है, ठीक है, अगर आपको अपने माइंड को शार्प करना है, अगर आपको समझदार बनना है, अगर आपको वाइज पर्सन बनना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टडीज चाहिए। जिस तरह एक डिजीज को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम कुछ एक्सरसाइज करें, जैसे कुछ डिजीजेस होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो ये भी एक तरह का डिजीज है, इसको हम एक्सरसाइज करके, डाइट चेंज करके इस तरह हम अच्छा कर सकते हैं। तो यही हेल्प करता है, आपका जो स्टडीज है वही हेल्प करता है आपको अपने विट चेंज करने में, ठीक है। विट में अगर
आपका जो माइंड है उसमें अगर कोई डिजीज है, जैसे कि आप जजमेंटल हैं, जैसे कि आप कम जानते हैं, या फिर जैसे कि आप जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो इसका क्या रीजन है? कि आपके पास एजुकेशन कम है। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास स्टडीज है, तो आप बहुत आराम से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप तुरंत सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी स्टडीज में कोई कमी है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तुरंत सोल्यूशन, इसका मतलब आप जो आपको स्टडीज आपने जो की है, आपने जो पढ़ाई की है, उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उसको लॉजिकल और रीजनिंग कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है उसका रियल लाइफ प्रॉब्लम से। ठीक है, तो इसको आप स्टडीज के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। Bowling is good for the stone and rain. Shouting for the lungs and breast. Gentle walking for the stomach. Riding for head and legs. मतलब ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि अगर आप यहाँ पर बॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो स्टोन और रेन मतलब आपकी लगाम कसने में या फिर जो भी आपका रुकावट है उसको हेल्प करता है। ठीक है, जिस तरह आप अगर शूट करते हैं, ठीक है, तो आपके जैसे आप अगर शूटिंग सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक बैक फायर करके एक चीज होती है। ठीक है, जब आप राइफल अपने कंधे पे रखते हैं या अगर आपके हाथ में कोई रिवॉल्वर भी है, तो अगर आप उसको फायर करते हैं तो उसके एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जो आपकी हाथ पर, अगर आपने रिवॉल्वर रखी है, अगर आपने राइफल रखी है, तो आपके कंधे पर एक वो बैक फायर वाला एक फोर्स लगता है आपके कंधे पर, तो वो आपके लंग्स के लिए होता है। ठीक है, इट इज गुड फॉर योर लंग्स। ठीक है, ताकि आपका जो बॉडी है वो एक्वायर कर सके वो पोजीशन, उस विदस्टैंड कर सके उस फोर्स को। ठीक है, तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप यूज हो जाएंगे उस चीज को। अगर फोर्स बार बार यहाँ पर लग रहा है तो आप यहाँ पर उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसी तरह आपको बॉलिंग जो है वो स्टोन और रेन के लिए अच्छा होता है, जो शूटिंग है वो लंग्स और ब्रेस्ट के लिए अच्छा होता है, जेंटल वॉकिंग स्टमक के लिए अच्छा होता है। अगर आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर वॉकिंग करते हैं तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आपको हेड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो राइडिंग इज एन एक्टिविटी दैट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर राइट नाउ बिकॉज हॉर्सेस आर नॉट सो अवेलेबल राइट नाउ। यहाँ पर राइडिंग आपकी कही जा रही है, यानी कि अगर आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो ये चीज देखी जाती थी कि इन दैट सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में, जब एक्चुअली हॉर्सेस वर द ओनली थिंग दैट वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी आपका अगर परेशानी हो रही है, इफ यू हैव स्ट्रेस और एंजाइटी, यू वुड गो फॉर अ राइड। ठीक है, आप राइड पे जाइए एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपके दिमाग से वो सारा स्ट्रेस जो है वो थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएगा। हो सकता है जब आपका क्लियर हेड हो जाए तब आपको सोल्यूशन बहुत आराम से मिल जाए। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर क्लियरिंग योर हेड। स्ट्रेस और एंजाइटी और नर्वसनेस, जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं ब्रेन में, वो सारी चीजें हटाने के लिए राइडिंग वाज अ वेरी गुड एक्टिविटी। So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics, for in demonstration, if his wit be called away, never so little, he must begin again. तो अगर आपका माइंड वॉन्डर करता है, यानी कि आपको कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मैथ्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, दिस इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस यू कैन से। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूव्ड है, ये चीज करके बताई गई है कि जब आपका जो माइंड है, ठीक है, जब मैथ्स आप बनाते हैं, बहुत ही कंसंट्रेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, मैथ्स का प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप बहुत ही कंसंट्रेशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। भले ही कितना इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, भले ही कितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, जब तक आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई इफ यू नीड कॉन्सेंट्रेशन यू शुड स्टडी मैथ। ठीक है, और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो आपको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, if his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study schoolman, for they are cinnamon spectrum, splitters of hair. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डिस्टिंग्विश और डिफरेंस नहीं बता पा रहे, अगर आपको नहीं पता है
कि कौन सा पर्सन किस टाइप का है। अगर आप एक नजर में देख के उसका डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो, या उसको स्टडी करके कुछ देर में आप अगर आप उस पर्सन को बार बार देख रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, अगर आपको जानना है कि उसका जो इंटेंशन है आपसे बात करने का वो जेन्युइन है या नहीं, वो आपके बारे में सही सोचता है या गलत सोचता है, ये पता करना है, तो आपको एक स्कूल मैन की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। स्कूल मैन मतलब वो पर्सन जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, वो लोग, वो यंग पीपल हु आर गोइंग टू स्कूल। स्प्लिटर ऑफ हेयर्स मतलब इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पर ओनली बॉयज वर अलाउड टू गो टू स्कूल, गर्ल्स वर स्टडी, गर्ल्स के लिए घर पे ही पढ़ाई होती थी। दे वर गिवन बेसिक नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी एंड लिटरेचर एंड ऑल, बेसिक नॉलेज, एंड उनको मैनरिज्म से बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती थी। तो mainly boys were allowed to go to school to study different topics like integration and all these huge mathematical problems, physics and geography and these all those things. इनका higher studies के लिए only boys were allowed to have that kind of higher studies. तो स्प्लिटर ऑफ हेयर क्योंकि उनका जो पार्टीशन रहता था यहाँ लेफ्ट से या राइट से, वो जहाँ पे भी पार्टीशन करते थे, इसीलिए उनको स्प्लिटर ऑफ हेयर कहा गया है। ठीक है, कि उन लोगों को आप स्टडी करिए। ठीक है, जो लोग स्कूल जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको आप स्टडी करिए, तब आप डिस्टिंग्विश करना सीख जाएंगे, आप डिफरेंस करना सीख जाएंगे कि जो बच्चे हैं, अगर वहां से 10 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका 10 में से किसका बिहेवियर कैसा है, कौन पर्सन किसका नाम कौन सा है, ये सारी चीजें याद करने में या ये सारी चीजें स्टडी करने में आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है, और ये चीज आपको हेल्प करेगी ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके, डिफरेंस क्रिएट कर सके हर एक चीज में, अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो रही है तो। नाउ एनी प्रॉब्लम इन दिस पोर्शन, इतने में अगर किसी को, इतना मैंने पढ़ाया, इसमें किसी को ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया? Anything you are having any doubt in regarding anything in this particular portion? No, ma'am. चलिए, नहीं है तो टाइम हो चुका है। लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस एंड इसको मैं आज सेंड कर दूंगी, ये फाइल आपको घर बैठ के रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास भी आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा जो भूल जाओ बाद में जो समझाया था, इसको यहाँ मार्क करके मैं मार्क कर ही देते हैं, अदरवाइज फिर भूल ही जाएंगे हम भी। तो लेट मी सी इफ वी कैन हैव दैट एडिटिंग हियर। Yes, highlighted तो है, let's see if we can highlight it here. Yes, यहाँ पर ये हाईलाइट कर दिया है मैंने, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक पढ़ाया गया है। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इसी पेज से, यहाँ से जहाँ से छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगी विद अ ब्रीफ डिस्कशन, ये चीज अलग फाइल में जाएगी। जो फ्रांसिस बेकन है उनके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर मैं करूंगी, उसके बारे में भी मैं भेज दूंगी कि वो किस तरह, क्या उनका प्रोफेशन था एंड ऑल, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, ओके देन यहाँ पर अगर डाउट नहीं है तो लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड अगर कोई डाउट है तो लिख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, Thank you, ma'am.